हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं भी एक आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने इस यूट्यूब परिवार में। तो साथियों, फाइनली एसएससी सीएचएसएल के पेपर से ही पहले पेपर आप सभी के बीच में आ चुका है। तो 4 दिन पहले अपने शिफ्ट से पहले आज के इस फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि इस पेपर को बनाने में खुद एसएससी ने मदद कर दिया है। क्योंकि खुद एसएससी ऐसा पेपर बनाकर रेडी कर चुका है सीएचएसएल का। तो आज के इस क्लास में 12 नवंबर का फुल ओरिजिनल क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आप सभी से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे कि अपने शिफ्ट से पहले इस पेपर को जरूर हल कर लीजिए, क्योंकि सीएचएसएल का पूरा सिलेबस आज की इस क्लास में कंप्लीट होने वाला है। जीके, इंग्लिश, रीजनिंग, मैथ के वो क्वेश्चन होंगे जो सीधे आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे। एक एक क्वेश्चन भाई आपके शिफ्ट में पूछे जाएंगे, और इस क्लास से आपको एग्जाम का पैटर्न मालूम होने वाला है कि कैसे लेवल के और किस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस क्लास में टोटल 70 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, और आप सभी का सही करने का टारगेट 70 क्वेश्चन में से 70 क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो लगभग स्टार्टिंग में हम लोग जीके के 40 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो आपका 35 प्लस स्कोर होना चाहिए। उसके बाद आपका इंग्लिश में कम से कम 20 प्लस स्कोर होना चाहिए, और 10 प्लस आपका स्कोर रीजनिंग में होना चाहिए। ये बात याद रखिएगा। तो एक एक क्वेश्चन आप खुद से तैयार करेंगे। ओके मेरे दोस्त, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए इस क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट में आप लोग अपना स्कोर जरूर बताइएगा कि आप सभी का कितना स्कोर रहा। तो चलिए भाई, आज का पहला प्रश्न हल करते हैं। मुगल बादशाह अकबर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए, मुगल बादशाह अकबर के बारे में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन पढ़िए और बताइए। वह बहुत अधिक शिक्षित था, बिल्कुल गलत है। वह बिल्कुल भी शिक्षित नहीं था, अशिक्षित था। उसे 1602 में सम्राट घोषित किया गया था, बिल्कुल रॉन्ग है। उसने हिंदू राजा हेमू के विरुद्ध पानीपत का तीसरा युद्ध, गलत है। उसने दीन ए इलाही नामक एक नए धर्म की स्थापना की, बिल्कुल, ये तो बिल्कुल ठीक है। तो पहले का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 2। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्म मनाया जाता है जो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? बताइएगा। महावीर जयंती पर भगवान महावीर का जन्मदिन मनाया जाता है तो जैन धर्म के कौन से तीर्थंकर हैं? तो याद रखिएगा 24वें तीर्थंकर है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सॉल्व कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 3। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? बताइएगा। अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह को अलग करने वाला जल निकाय कौन सा है? तो याद रखिएगा 10 डिग्री चैनल है। बी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिएगा। क्वेश्चन नंबर 4। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? बताइए। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे कम है? तो याद रखिएगा नागालैंड राज्य की। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो इनमें से कौन सा कर्नाटक संगीत का हिस्सा नहीं है? तो याद रखिएगा ध्रुपद। यदि ध्रुपद आ गया तो समझिए कर्नाटक संगीत का वह हिस्सा नहीं है। ऑप्शन यहां से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 6। भवई निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? एक नृत्य शैली है। बताइएगा कि भवई किस राज्य से संबंधित एक नृत्य शैली है? याद रखिएगा राजस्थान राज्य का है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 7। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? भारत की जनगणना 2011 के अनुसार दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगर कौन सा है? तो सर जी दिल्ली शहर है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पहला तो मुंबई है, दूसरा दिल्ली है। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 8। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बताइए। भारत में मैरिज कॉलेज ऑफ म्यूजिक की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो याद रखिएगा 1926 में हुई थी। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 9। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? बताइए। ब्रह्म समाज को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा ब्रह्म सभा के नाम से जाना जाता था। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 10।
निम्नलिखित में से कौन से एक इनपुट डिवाइस है? तो याद रखिए मेरे दोस्त, आपके पेपर में लगभग 2 सवाल कंप्यूटर से भी पूछा जाएगा, याद रखिएगा। तो इनमें से एक इनपुट डिवाइस कौन सा है? इन की बात करें, अंदर का डिवाइस कौन सा है? तो सर ये कीबोर्ड है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट निम्नलिखित में से किस संगठन की पहल है? बताइए, इंडिया जस्टिस रिपोर्ट ये किस संगठन की पहल है? तो याद रखिएगा टाटा ट्रस्ट का ये पहल है। ऑप्शन है आज से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 12, 1801 में जोहान विलियम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की? बताइए, 1801 में जोहान विलियम रिटर ने किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण की खोज की? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा पराबैंगनी किरणें की खोज की थी। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 13, पश्चिमी विक्षोभ ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? बताइए, पश्चिमी विक्षोभ ये किसके लिए उत्तरदायी होती है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों में वर्षा के लिए उत्तरदायी होती है पश्चिमी विक्षोभ। सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 14 को, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? बताइए दोस्त, भारतीय फुटबॉल टीम अपने पहले आधिकारिक अंतर्राष्ट्रीय दौरे पर किस वर्ष गई थी? तो सर जी 1924 में गई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 15, मुंडारी भाषा भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में बोली जाती है? बताइए, मुंडारी भाषा भारत के किस क्षेत्र में बोली जाती है? तो दोस्त मेरे याद रखिए छोटा नागपुर पठार में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 16, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? बताइए, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए किस लागत पर विचार किया जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा कारक लागत पर विचार किया जाता है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 17, 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी ये कहां पर एक छोटा सा शहर गजनबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया? तो दोस्त मेरे 11वीं शताब्दी में गजनी के मोहम्मद के अधीन गजनी अफगानिस्तान में एक छोटा सा शहर गजनबी के विशाल साम्राज्य की राजधानी बन गया। तो ऑप्शन यहाँ से अफगानिस्तान बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। याद करते चलिए, और चैनल पे यदि आप नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि पेपर से पहले पेपर आपको हम लगभग 5 पेपर कराएंगे, तो इसलिए नोटिफिकेशन को ऑन करके रखिए। ओके, विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में है, यह कहाँ स्थित है? विश्व का दूसरा सबसे पुराना क्रिकेट क्लब भारत में, तो यह कहाँ स्थित है, किस शहर में स्थित है? तो सर जी कोलकाता में। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 19, लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? लोक रंग महोत्सव का आयोजन कौन सा राज्य करता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा मध्य प्रदेश करता है। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 20, पंडित बिरजू महाराज ये किस नृत्य से संबंधित थे? पंडित बिरजू महाराज किस नृत्य से संबंधित थे? तो दोस्त मेरे याद रखिए कथक नृत्य से संबंधित थे। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 21, भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? बताइए, भारतीय रेलवे की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो साथ ही याद रखिएगा 1853 में हुई थी। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 22, निम्नलिखित में से किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? बताइए, किस प्रकार की फसलें मानसून के मौसम की शुरुआत में बोई जाती है? तो दोस्त मेरे याद रहिए खरीफ की फसलें। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, चलिए अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 23, भारत के संविधान में अनुच्छेदों के किस समूह को सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो भारत के संविधान में किस अनुच्छेद में सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार के रूप में जाना जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 29-30 में। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 24, पंखीड़ा गीत ये किस राज्य के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? बताइए, पंखीड़ा गीत ये किस
राज्य के किसानों द्वारा खेतों में काम करते समय गाए जाते हैं? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, राजस्थान के किसानों द्वारा गाया जाता है। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकट है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, बुध ग्रह है। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 26। निम्नलिखित में से कौन सा एक तारा वाला वाद्य यंत्र यानी स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? बताइए, एक तार वाला वाद्य यंत्र कौन सा है जो आमतौर पर गुजरात के लोक संगीत में प्रयोग किया जाता है? तो याद रखिएगा, जंतर है। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 27। संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? संसदीय अस्थायी समितियों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो सर ये 1 वर्ष का होता है। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 28। 1994 से शीतकालीन ओलंपिक यानी विंटर ओलंपिक्स पारंपरिक रूप से ग्रीष्मकालीन ओलंपिक यानी समर ओलंपिक ये कितने वर्ष के बाद यानी कितने साल के बाद होते हैं? तो याद रखिएगा दोस्त मेरे, 2 साल के बाद होते हैं। ऑप्शन यहाँ से बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 29। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? बताइए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य की कुल जनसंख्या 10 लाख से कम थी? तो सर जी सिक्किम राज्य की। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को संविधान यानी 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो किस अनुच्छेद को संविधान 5वां संशोधन अधिनियम 1955 में संशोधित किया गया था? तो दोस्त मेरे याद रखिए, अनुच्छेद 3 को। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 31। एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? बताइए, एक हर किसे कहा जाता है जहां एक नर्तक एक ही प्रदर्शन में कई भूमिकाएं निभाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिए, भरतनाट्यम में। बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 32। किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया था? तो किस वर्ष एक महिला हॉकी खिलाड़ी को पहला अर्जुन पुरस्कार दिया गया? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा 1961 में। ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 33। 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? बताइए, 1857 में लड़े गए चिनहट के युद्ध में ब्रिटिश सेना का नेतृत्व किस सैन्य अधिकारी ने किया था? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, हेनरी लॉरेंस ने किया था। ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 34। निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सही है? एफ बराबर क्या होता है? तो सर एफ बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, आप जानते हैं। तो देखिए सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, एफ बराबर एम ए होता है, ये बात याद रखिएगा। तो सी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 35। वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने किस स्थान पर ब्रह्म समाज नामक एक सुधार संघ का गठन किया था? तो आप सभी को मालूम है कि वर्ष 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किया था, लेकिन किस शहर में किया था ये भी तो आपको मालूम होना चाहिए। तो सर जी कलकत्ता में किया था। डी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए समय बहुत कम है, इसलिए फटाफट हर एक क्वेश्चन को हमें देखना, उसे तैयार करना है, क्योंकि यहीं से सारे सवाल आपके पेपर में आने वाले हैं। तो आप सभी से प्लीज एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, सारे क्वेश्चन को अपने मनो मस्तिष्क में जरूर बैठाइए। आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे? बताइए, आरंभ में भारत के संविधान में कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए गए? तो सर जी 7 मौलिक अधिकार प्रदान किए गए थे स्टार्टिंग में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 37। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? बताइए, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक अधिकारों के कानूनी प्रवर्तन के प्रावधान है? तो दोस्त मेरे याद रखिए अनुच्छेद 32 में। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 38। मिश्रित युगल यानी मिक्स्ड डबल्स में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है?
बताइए मिक्स्ड डबल में कौन सा खेल नहीं खेला जाता है? तो दोस्त मेरे याद रखिएगा, देखिए टेबल टेनिस तो मिक्स में खेला जाता है, बैडमिंटन में भी 2 प्लेयर यानी मिक्स डबल होता है, टेनिस में भी 2 प्लेयर होते हैं, लेकिन हैंडबॉल में आपने कभी मिश्रित युगल का देखा है गेम, 2 प्लेयरों का देखा है? बिल्कुल नहीं। तो हैंडबॉल बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? बताइए कौन सी समिति औद्योगिक लाइसेंसिंग नीति जांच से जुड़ी थी? तो दोस्त मेरे याद रखिए दत्त समिति जुड़ी थी, डी ऑप्शन यहां से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 40। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? बताइए किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की थी? तो सर जी मोहम्मद बिन तुगलक ने ऐसा काम किया था, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 41। डोला यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य का एक त्योहार है? बताइए दोस्त जो डोल यात्रा है ये किस राज्य का एक त्योहार है? तो सर जी असम राज्य का है, बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा फुटबॉल रेफरी के लिए अनिवार्य उपकरण नहीं है? तो जो फुटबॉल रेफरी होता है उसके लिए एक अनिवार्य उपकरण कौन सा नहीं है? जैसे घड़ी क्या अनिवार्य होता है? बिल्कुल हाँ ये अनिवार्य होता है। और सीटिया तो भाई मेन होता है उनका, लाल और पीले कार्ड यानी रेड और येलो आपने देखा कार्ड दिखा देते हैं प्लेयर को जो गलती होता है, लेकिन साथ ही सफेद झंडा का उनका कोई काम नहीं होता है। तो यही क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 43। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? बताइए कौन सा नृत्य 2010 से भारत की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की यूनेस्को सूची में सूचीबद्ध है? तो दोस्त मेरे याद रखिए कालबेलिया है, कालबेलिया राजस्थान का है, ऑप्शन से बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके चलिए नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 44। तो अब साथ ही इंग्लिश के सारे क्वेश्चन आप ध्यान से देखिए, एग्जाम का पैटर्न और एग्जाम का लेवल, आप क्वेश्चन का लेवल इंग्लिश का सेम आपको ऐसा ही मिलेगा, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं आएगा, सारा कॉन्सेप्ट आपको ऐसा मिलेगा। जैसे देखिए सिलेक्ट द सेंटेंस इन द फ्यूचर टेंस, यानी आपको साथ ही वो सेंटेंस को सिलेक्ट करना है फ्यूचर टेंस वाला। फ्यूचर टेंस यानी आई है तो उसके साथ विल होना चाहिए। तो देखिए आई विल कौन सा है, ट्रिक है आई विल, तो देखिए डी ऑप्शन आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, यानी इसका मतलब साथी मैं 25 साल का हो जाऊंगा अगले रविवार को, यानी अगले रविवार को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। ओके मेरे दोस्त तो बात याद रखिएगा, ठीक है। तो फ्यूचर टेंस यानी वो आई विल की बात कर रहा है, आई विल बी 25 नेक्स्ट संडे, अगले रविवार को मैं 25 साल का हो जाऊंगा। कितना सिंपल हुआ भाई इंग्लिश का सवाल। ओके तो ये बेसिक सा सवाल तो आपको मालूम होना चाहिए, सारा टेंस पे यदि सवाल पूछ दिया तो भाई आपको तुरंत आ जाना चाहिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 45, आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ग्रामेटिकल एरर। भाई 3 सवाल मान के चलिए आपके पेपर में आएगा एक ही शिफ्ट में, ग्रामेटिकल एरर आपको बताना है। जैसे सेंटेंस देगा 4 खंड दे देगा तो आपको उसमें से एक खंड गलती कर देगा, उसको सही करना होता है। और कई बार तो सही करने को बोलता है, लेकिन कई बार केवल जो गलती उसी को बता देना है। जैसे इसमें देखिए जो गलती है बस वही हमें बताना है। जैसे देखिए द कपल प्रीफर्ड टू वॉक अंटिल द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। भाई इस संदर्भ में आप देख रहे होंगे कि आपको कहीं गलती दिखाई दे रहा है, बता सकते हैं यहां पे आपको क्या गलती दिखाई दे रहा है? तो मेरे दोस्त याद रखिएगा जो यहां पे अंटिल द हाउस दिया है, अंटिल द हाउस यहां पे किस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा? तो मेरे दोस्त इसमें तो भाई या तो टू का प्रयोग होगा या तो अप टू का प्रयोग होगा, क्योंकि मेरे दोस्त देखिए अंटिल का उपयोग आमतौर पर समय के लिए किया जाता है। अंटिल का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? समय के लिए किया जाता है, नहीं कि साथ ही भौतिक या सीमा के लिए किया जाता है। ओके मेरे दोस्त तो यहीं से क्या यही रॉन्ग है, अंटिल द लास्ट हाउस। तो देखिए यही हमारा क्या है ग्रामेटिकल एरर है, लेकिन सही आपका क्या होना चाहिए सेंटेंस? द कपल प्रीफर्ड टू वॉक टू द लास्ट हाउस, ये आपका बिल्कुल ठीक है, हाउस ऑफ द टाउन। याद रखिए यहाँ पे अंटिल द लास्ट हाउस गलत है, क्या होना चाहिए?
टू द लास्ट हाउस होना चाहिए। ठीक है मेरे दोस्त, हमेशा याद रखिए अंटिल का प्रयोग हमेशा समय के लिए किया जाता है, किसी भौतिक किसी सीमा के लिए या किसी गंतव्य के लिए नहीं किया जाता है। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। तो आपका जो सही सेंटेंस क्या बनेगा, द कपल प्रीफर टू वॉक टू द लास्ट हाउस ऑफ द टाउन। तो इसमें हमें क्या बताना था, ग्रामेटिकल एरर केवल बताना था। कौन सा ग्रामेटिकल एरर है, तो अंटिल द लास्ट हाउस गलत है, तो डी ऑप्शन इस सवाल का राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 46। सिलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन करेक्टली रिप्लेस द अंडरलाइन सेगमेंट। यानी आई एम डाउन विथ हर कंप्लेंट्स, यानी मेरे दोस्त मैं उसकी शिकायतों से परेशान हो चुका हूं। बताइए, क्या लुक्ड डाउन विथ, क्या साथी नीचे देखा उसके साथ नीचे देखा, रॉन्ग। पास्ड आउट विथ, यानी उसके साथ बाहर निकल गया, रॉन्ग। भाई इसको आपको बिल्कुल करेक्टली रिप्लेस करना है डाउन विथ की जगह। तो क्या होना चाहिए, फेड विथ अप विथ होना चाहिए, क्योंकि जो आपका फेड अप विथ का मतलब क्या होता है, तंग आ चुका हूं भाई, यानी मैं उसकी शिकायतों से तंग आ चुका हूं। ठीक है, तो भाई डाउन विथ का मतलब क्या हमने आपको बताया कि मैं उसकी शिकायतों से परेशान हो चुका है, तो इसका जो करेक्ट रिप्लेस होगा फेड अप विथ होगा। ठीक है, यानी तंग आ चुका, तंग आ जाना। तो इस सवाल का सी ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। हेल्ड डाउन विथ का मतलब क्या होता है, के साथ दबाकर रखा गया, किसी के साथ दबाकर रखा गया। तो इस सवाल का मेरे दोस्त सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, इंग्लिश में कहीं आपको प्रॉब्लम होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि ये क्वेश्चन हमें समझ नहीं आया। क्वेश्चन नंबर 47 कॉल करिए। आइडेंटिफाई द सेगमेंट दैट कंटेन्स ए ग्रामेटिकल एरर। देखिए दो सवाल आ गया, ग्रामेटिकल एरर बताइए, आइडेंटिफाई करिए उस सेगमेंट को जहां पे ग्रामेटिकल एरर आपको दिखाई दे रहा है। पैसेंजर्स स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन। बताइए मेरे दोस्त, सेंटेंस में ग्रामेटिकल मिस्टेक है भाई, याद रखिएगा। तो मेरे दोस्त याद रखिएगा, जो यहाँ पे आपको वायलेंट दिया है, मतलब पहले सेंटेंस का मतलब क्या बताइए क्या होगा। जैसे देखिए, पैसेंजर स्टार्टेड बिहेविंग वायलेंट व्हेन दे वर आस्क्ड टू लीव द बस स्टेशन, मतलब जब यात्रियों को बस स्टेशन से बाहर जाने के लिए कहा गया ना, तो उन्होंने भाई हिंसक व्यवहार शुरू कर दिया। तो इसमें आपको कहाँ पे मिस्टेक दिखाई दे रहा है, तो हमें तो वायलेंट गलत दिखाई दे रहा है, क्योंकि वायलेंट की जगह क्या होना चाहिए, वायलेंटली होना चाहिए, वायलेंटली होना चाहिए मेरे दोस्त। ओके मेरे दोस्त, क्योंकि भाई बिहेविंग बाद एक क्रिया विशेषण की आवश्यकता होती है, बिहेविंग बाद एक क्रिया विशेषण की आवश्यकता होती है। भाई वायलेंट तो एक विशेषण यानी एडवर्ब होता है, ठीक है, एक क्रिया विशेषण की आवश्यकता होती है, लेकिन यहाँ पे वायलेंट तो एक मेरे दोस्त क्या दिया है, एक आपका विशेषण यानी वर्ड एडवर्ब दिया है, वही रंग हो जाएगा, यानी वायलेंट व्हेन आपका क्या है, गलत है मेरे दोस्त। इसकी जगह वायलेंट ही होना चाहिए, क्योंकि बिहेविंग क्रिया को दर्शाने के लिए हमें एडवर्ब की आवश्यकता होगी, एडजेक्टिव की नहीं मेरे दोस्त। ओके, ऑप्शन सी सॉल्व का बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। छोटी छोटी मिस्टेक केवल करता है भाई। क्वेश्चन नंबर 48 कॉल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड। वुड यू प्लीज सपोर्ट मी फॉर वंस इन योर लाइफ, यानी आपको अंडरलाइन वर्ड का विलोम शब्द बताना, यानी सपोर्ट। सपोर्ट का मतलब किसी का सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसमें आपको मिलेगा नहीं कि सपोर्ट का आपको उल्टा क्या होना चाहिए, सपोर्ट का जो सबसे बेस्ट है आपका रिफ्यूट होगा। इसका मतलब होता है कि किसी बात का खंड करना यानी विरोध करना। तो सपोर्ट का जो मेरे दोस्त आपका एंटोनिम होगा क्या होगा, रिफ्यूट होगा। सी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, जैसे स्टेब्लिश का मतलब क्या होता है, स्थापित करना होता है। डॉक्यूमेंट का मतलब दस्तावेज होता है। डिस्क्लेमर मतलब कोई चेतावनी हमें मिलता है। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 49। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द अंडरलाइन वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। याद रखिए आपके पेपर में एंटो दे सकता है, कंफ्यूज कर सकता है, तो आप उसको मानिएगा एंटोनिम लिखा यानी विलोम शब्द आपको बताना है। हाउ कैन यू बी सो जॉयलेस ऑन हियरिंग द न्यूज़, यानी आपको एक बार फिर से अंडरलाइन वर्ड का विलोम शब्द बताना है। इस बार जॉयलेस का पूछ दिया है। जॉयलेस का मतलब क्या होता है साथी, उदास होता है। आप सभी को मालूम होना चाहिए, इसका मतलब हमें क्या होना चाहिए, उदास का उल्टा क्या होगा भाई, आनंद होना चाहिए, हर्षोल्लास होना चाहिए। जैसे डूबियस का मतलब क्या, संदिग्ध,
ये तो होगा नहीं। डूबियस का मतलब क्या होता है, संदिग्ध होता है, ये होगा नहीं। ब्लिसफुल ये हो सकता है भाई, क्योंकि आनंदित होता है, आनंदफुल होता है। बीमिंग का मतलब क्या होता है, मुग्ध होता है, ये नहीं होगा भाई। रैप्ट का मतलब मग्न, किसी चीज में मग्न है, रैप्ट का ये भी नहीं होगा। तो भाई उदास का क्या होगा, आनंदित हो जाएगा। यानी सल का जॉयलेस का एंटोनिम क्या होगा, ब्लिसफुल हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, भाई आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। क्वेश्चन नंबर 50 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम। बताइए मुहावरा, बताइए मुहावरा का लगभग 1 से 2 सवाल हर शिफ्ट में पूछे जाएंगे। ब्लैक एंड व्हाइट, इसका मतलब जानते सकते, ब्लैक एंड व्हाइट का मतलब लिखित रूप से होता है, यानी इन राइटिंग होता है, सीधा सीधा। डाउटफुल का तो होगा ना भाई, संदेह। और अ फॉल्स इन्वेंशन, ये तो होगा ना एक झूठी खोज। और इन डिस्प्यूट मतलब विवाद में, तो क्या हो जाएगा, ब्लैक एंड व्हाइट का इडियम इन राइटिंग हो जाएगा। बी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 51। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इन बोथ कंट्रीज वी हैव लीडर्स ऑफ एबिलिटी। इसका मतलब साथी, दोनों देशों में हमारे जो नेता या दास हैं, ये क्षमता, या हमारे दोनों देशों के पास, हमारे पास क्या है, क्षमता वाले नेता है। यानी क्या होना चाहिए, कॉम्पलिंग होना चाहिए, यानी आकर्षक मनमोहक नेता होना चाहिए। एक्सेप्शनल, यानी मेरे दोस्त इसमें क्या फील होगा, इन बोथ कंट्री वी हैव लीडर्स ऑफ एक्सेप्शनल एबिलिटी। ओके मेरे दोस्त, यानी दोनों देशों में हमारे पास भाई उनको छोड़कर क्षमता वाले नेता हैं, एक्सेप्शनल वाले। तो इस सवाल का बी ऑप्शन परफेक्ट आंसर हो जाएगा। पावरफुल, शक्तिशाली, प्रभावशाली होगा नहीं। एलमाइटी मतलब सर्वशक्तिमान, ये भी नहीं होगा। तो इस सवाल का बी ऑप्शन जो बनेगा बिल्कुल राइट आंसर बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 52 को हल करिए। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शंस दैट कैन सब्स्टिट्यूट द अंडरलाइन सेगमेंट इन द गिवन सेंटेंस। दिस इज बेस्ट बुक फॉर चिल्ड्रेन टू रीड। भाई साहब देखिए, दिस इज बेस्ट बुक यानी क्या होना चाहिए, दिस इज द बेस्ट बुक होना चाहिए, दिस इज द लगना चाहिए भाई, सिंपल से द बेस्ट बुक होना चाहिए। तो सी ऑप्शन देखिए, दिस इज द बेस्ट बुक होना चाहिए। कितना इजी सॉल्व हुआ। यदि किसी प्रकार का डाउट होगा मन में तो भाई कमेंट करके जरूर बताइएगा, हिचकिचाएंगे बिल्कुल भी नहीं। ओके, अगला सॉल्व कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 53। सिलेक्ट द एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ट्रिवियल का भाई इसमें ना सीएचएसएल के पेपर में सिनोनिम्स ज़्यादा सवाल नहीं पूछता है। एक शिफ्ट में कभी सिनोनिम्स दे देता है, लेकिन सिनोनिम्स ज़्यादा देता नहीं, जो पर्यायवाची। ट्रिवियल का देखिए एक ही शिफ्ट का 3 सवाल आ गया कि नहीं एंटोनिम का। ट्रिवियल का मतलब क्या होता है साथी, तुच्छ, जिसे हम क्या बोलते हैं, तुच्छ। जैसे लेविस का मतलब क्या होता है, बिलासी होता है। क्या होता है दोस्त मेरे, बिलासी होता है। वेन का मतलब क्या होता है साथी, व्यर्थ होता है। वेन का मतलब क्या होता है, व्यर्थ होता है। और इसेंशियल मतलब आवश्यक होता है। लायबल का मतलब उत्तरदायी होता है। जैसे ट्रिवियल का मतलब तुच्छ, तो हमारे लिए इसेंशियल हो जाएगा भाई, यानी आवश्यक होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिए ट्रिवियल का एंटोनिम क्या होगा, इसेंशियल हो जाएगा। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए दोस्त। क्वेश्चन नंबर 54। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ग्लोरी का एंटोनिम बताइए। देखिए 4 सवाल। ग्लोरी का मतलब क्या होता है साथी, गौरव होता है। क्या होता है, गौरव होता है। तो इसका क्या हो जाएगा, ऑनर हो जाएगा, सम्मान हो जाएगा, नहीं सेम हो जाएगा, यानी शर्म हो जाना है। सेम, सेम, SHAME मतलब सेम, शर्म होता है। डिलाइट का मतलब क्या होता है, आनंद। तो आनंद तो होगा नहीं भाई, क्योंकि सिनोनिम्स हो जाएगा। ग्लूटोनिक मतलब लोलुपता होता है। तो इस सवाल का बी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके, अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 55। Select the most appropriate option to fill in the blanks. Yesterday I ate only a of apples my dinner. यानी कल मैंने रात के खाने में केवल एक सेब खाया, यानी I ate only a pear, बिल्कुल शुद्ध पेयर, ऑफ एप्पल फॉर माई डिनर। तो सी ऑप्शन इस सवाल का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला सवाल कॉल करिए। क्वेश्चन नंबर 56। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। यानी आपको अंडरलाइन इडियम बताना है। सेंटेंस क्या दिया है, द रियल टॉर्स ऑफ द न्यू वेंचर सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स। जानते इसका मतलब क्या हो जाएगा, सोल्ड प्लॉट्स लाइक हॉट केक्स का मतलब, इसका मतलब ने किसी वस्तु का बहुत तेजी से और बड़ी संख्या में बिकना।
यानी सोल्ड क्विकली एंड इन लार्ज नंबर, बहुत जल्दी बिकना, वो भी बड़ी संख्याओं में। ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 57। तो अब मेरे दोस्त यहाँ आप सभी के बीच में रीजनिंग क्वेश्चन आ गए। तो रीजनिंग के सारे क्वेश्चन आप अपने सॉल्व करें, क्योंकि 25 क्वेश्चन की बात करें रीजनिंग में, यानी एक क्वेश्चन 2 नंबर का, 50 नंबर की बात है रीजनिंग। चलिए भाई आराम से हल करते हैं। निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा यदि प्लस और गुणा को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को भी आपस में बदल दिया जाए, तो इस समीकरण का मान क्या होगा। सवाल बोला है कि प्लस गुणा को बदल दीजिए, माइनस भाग को बदल दीजिए, उसके बाद हल करें। इसी नियम में भाई, इसी समीकरण में आपको बदलना है, बदला जाए। चलिए ध्यान से देखिए, 39 के बाद देखिए भाग है, तो भाग को किस में बदलना, माइनस में, तो भाग की जगह माइनस रख देंगे। 6 के बाद देखिए माइनस है, तो माइनस को भाग में बदल देंगे। 3 के बाद गुणा है, तो गुणा को प्लस में बदल देंगे। प्लस 9 के बाद देखिए आपका क्या है प्लस, तो गुणा में बदल देते हैं। 4, ये हमारा समीकरण बन चुका है। देखिए 39 माइनस 3 का भाग 6, 3 दूना 6, प्लस यहाँ पे 9 चौका 36, ये 36 ये प्लस 39 कितना हो जाएगा आपका 75 होगा क्या, बिल्कुल 75 में से 2 घटा दीजिए यानी 73 हो जाएगा। तो इस सवाल का डी ऑप्शन यानी 57 का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, तो बताइए किसी प्रकार का डाउट इस सवाल को हल करने में, बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए। चलिए भाई एक क्वेश्चन मुश्किल से 10 से 15 सेकेंड आपका लगना चाहिए। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर BHJL FL NP से एक निश्चित प्रकार से संबंधित है, उसी प्रकार HN PR LR TB से संबंधित है। तो समान तर्क का अनुसरण करते हुए JPRT निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। देखिए चुटकी वाला सवाल है, BHJL और इसका कोड FL NP। भाई सबसे पहले यदि आपको नहीं आ रहा है तो हर एक अक्षर का कोड कर दीजिए। जैसे B होता 2, H होता 8, J होता 10, L होता 12, F होता 6, L होता 12, N होता 14, P होता 16। देखिए 2 से 6 प्लस 4, 8 से 12 प्लस 4, 10 से 14 प्लस 4 और 12 से 16 प्लस 4, यानी इसमें प्लस 4 लगा है। तो पूछा किसका है, JPRT का पूछा है। तो JPRT जैसे J होता 10, 10 4 14 यानी N आ जाएगा। P होता 16, 16 4 20 यानी T आ जाएगा। R होता 18, 18 4 22 यानी V आ जाएगा। T होता 20, 20 में 4 जोड़ेंगे 24 यानी X आ जाएगा। NTVX कौन सा ऑप्शन, NTVX देखिए B ऑप्शन, यानी 58 का B ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी में भाई +4 को हमने जोड़ा है, आप जोड़कर कर सकते हैं। टाइम इतना नहीं है कि हम आपको बेसिक करना सिखाएंगे। देखिए भाई जैसे बता देते हैं भाई, जैसे J होता 10, P होता 16, R होता 18, T होता 20। तो मेरे दोस्त देखिए इसमें क्या था सवाल में कि आप +4 के सबका कोड करिए, क्योंकि प्रश्न में ऐसा किया था। तो हमने क्या किया, जैसे हर एक अक्षर को लिखा कोड कर दिया। तो देखिए 10 4 14, 14 पे N आता है, 16 4 20, 20 पे T आता है, 18 4 22, 22 पे V आता है, 20 4 24, 24 पे X। तो भाई छोटी छोटी चीज़ तो आपको मालूम होगा। पहले तो आप CHSL Tier 1 का पेपर देने जा रहे हैं, तो A से लेकर Z तक तो आपको हर एक अक्षर का नंबरिंग मालूम होना चाहिए, बेसिक सा है भाई। चलिए दोस्त अगला सॉल्व कॉल करिए, क्वेश्चन नंबर 59। एक निश्चित कूट भाषा में विल्ट को 6194 लिखा जाता है और स्लिट को 9413 लिखा जाता है, तो उसी कूट भाषा में यस को कैसे लिखा जाएगा बताइए दोस्त। तो इसमें देखिए क्या दिया है कि WILT 4 अक्षर है, तो 4 अलग कोड भी दिया गया है। हर एक अक्षर के लिए हर एक अलग नंबर कोड दिया गया है, 6194। और स्लिट देखिए SLIT, स्लेट में भी 4 अक्षर हैं, तो इनके लिए भी 4 अलग नंबर कोड दिया गया। और हमसे पूछ दिया यस, तो हमने आपको क्या बताया, जब सिंगल पूछे तो सबसे पहले दोनों में कॉमन चेक करेंगे। देखिए विल्ट में तो यस है ही नहीं, केवल स्लिट में यस है, इसका मतलब जो हमारा आंसर मिलेगा इसी स्लिट में मिलेगा। क्योंकि भाई देखिए कॉमन का पहले जब हम हल करते हैं पहले कॉमन चेक करते हैं, यदि कॉमन मिल जाता है तो ऑप्शन भी तुरंत हम चले मतलब कि जो कोड हुआ है उस पर तुरंत जाकर देख लेते हैं, कोई ना कोई नंबर हमारा मतलब कि कॉमन मिल जाता है। लेकिन इसमें हम एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे क्योंकि कॉमन नहीं मिला, और एलिमिनेशन मेथड किस में लगता है, इस कोड में लगता है। देखिए 6 इधर है, 6 नहीं है भाई इसमें, देखिए 1 इधर है तो 1 इधर है, एलिमिनेट हो जाएगा। 9 इधर है, 9 इधर एलिमिनेट हो गया। 4 इधर है, 4 इधर है,
एलिमिनेट हो गया, यानी स्लीट में केवल एक नंबर बच रहा है, वो 3 नंबर बच रहा है, यानी यस का कोड क्या होगा 3 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ओके मेरे दोस्त, तो याद रखिए ऐसे सॉल्व हल होते हैं भाई जब सिंगल पूछ देगा। सबसे पहले जब सिंगल पूछते हैं तो आपके दिमाग में यही क्लिक आना चाहिए कि हमें पहले दोनों में कॉमन चेक करना है। पहले दोनों में कॉमन चेक कर दीजिए, यदि कॉमन मिल गया तो समझिए आपका आंसर आ जाएगा कोड में। और कोड में भी कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो कॉमन ही मिल जाएगा, समान मिल जाएंगे। अगला सॉल्व कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 60 को। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे आएगी? देखिए 876, 865, 832, 733 क्वेश्चन मार्क। 876, 865, 832, 733। 876 से 865 यानी -11 हो रहा है। 865 से 832 यानी -33 हो रहा है। 832 से 733 यानी मेरे दोस्त इसमें कितने का माइनस हो रहा है? यदि हम 100 जोड़ देते हैं तो 733 में भी 100 जोड़ेंगे, यानी भाई -99 किया है। देखिए यदि आप 733 में 99 जोड़ दें तो 832, यानी 832 में से आप -99 कर देंगे तो कितना आ जाएगा 733। देखिए भाई पहले -11 फिर -33 फिर -99, यानी 11 तिया 33, 33 तिया 99। इस बार 99 तिया कितना आएगा वही हमें 733 में से घटाना है, तो 99 तिया कितना हो जाएगा 99 इंटू 3 कितना होगा 9 3 27 के साथ 2, 9 3 27 के साथ 2, 9 3 27 2 29 यानी 297। और यही 733 में से 297 कम करी कितना आएगा? तो सर जी 436 आ रहा है क्या? बिल्कुल। तो इस सवाल का मेरे दोस्त बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल परफेक्ट आंसर है, यानी क्वेश्चन मार्क ये कितना आएगा 436 आ जाएगा। ठीक है मेरे दोस्त, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 61 को हल करिए। देखिए यदि शब्द हार्मोनी के प्रत्येक अक्षर को वर्णानुक्रम में व्यवस्थित किया जाए तो कितने अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? बताइए दोस्त। जो यहाँ पे शब्द हार्मोनी दिया है HARMONY हार्मोनी दिया है, तो हार्मोनी में जितने भी अक्षर है ना तो आपको बिल्कुल ABCD के वर्ड के अनुसार सेट करना, यानी A के बाद B, B के बाद C, C के बाद D, D के बाद E, ऐसे। यानी हार्मोनी में सबसे पहला लेटर कौन आएगा? A आ जाएगा। A के बाद कौन आ जाएगा मेरे दोस्त? ध्यान से देखिए, A के बाद तो हमेशा ही यच दिखाई दे रहा है, यच के बाद यम दिखाई दे रहा है, यम के बाद यन दिखाई दे रहा है भाई, यन के बाद ओ दिखाई दे रहा है, ओ के बाद आर दिखाई दे रहा है, लास्ट में वाई दिखाई दे रहा है। तो कौन कितने अक्षर भाई अपने सेम पोजीशन पे हैं? तो देखिए यच से ए बदल गया, ए से एच बदल गया, आर से एम बदल गया, यम से एन बदल गया, लेकिन ओ देखिए बिल्कुल सेम पोजीशन पे है। यन से आर बदल गया लेकिन वाई भी अपने सेम पोजीशन पे है, यानी साथ ही दो अक्षरों का स्थान अपरिवर्तित रहा। तो इस साल का सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, यानी 61 का सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके दोस्त, भाई किसी भी प्रश्न पे डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 कॉल करिए। देखिए एक निश्चित कोड भाषा में सैनिटाइजर शेप्स अस को RAKLMQ लिखा जाता है और लेट अस गो को KLMTEX लिखा जाता है, तो इसी कोड भाषा में US को कैसे लिखा जाएगा? तो देखिए US पूछा तो सबसे पहले हमारा दिमाग क्लिक किया कि जब सिंगल पूछता है तो कॉमन चेक करते हैं। देखिए सैनिटाइजर सेबस अस इसमें भी है, उसके बाद लेट अस गो यानी अस इसमें भी, यानी दोनों में अस मिल चुका है, यानी जो कोड हुआ है उसमें भी कोई ना कोई कॉमन मिल जाएगा। देखिए RAKLMQ है, KL आपको दिखाई दे रहा होगा, जैसे आपको अस दोनों में दिखाई दिया तो इसी प्रकार देखिए KL इसमें भी है, KL इसमें भी है, यानी अस का कोड क्या हो जाएगा? KL हो जाएगा। हमने आपको बता दिया है जब सिंगल पूछे तो सबसे पहले कॉमन चेक करिए, कॉमन मिल गया तो जो कोड हुआ है ना उसमें भी आपको कॉमन मिल जाएगा, सिंगल जब पूछे, नंबर चाहे अक्षर जाए इस तरह का। ठीक है, तो इस सवाल का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए दोस्त अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 63। देखिए एक निश्चित तर्क का अनुसरण करते हुए 84 81 से संबंधित है, उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 180 45 से संबंधित है, तो उसी तर्क का अनुसरण करते हुए 252 जो है ना वो किससे संबंधित है? तो साथी यहाँ पे देखिए 84 जो है ना वो 21 का रिलेशन है और 180 जो है ना वो 45 का रिलेशन है। बताइए दोस्त इसमें क्या पैटर्न लगा हुआ है? तो उसी के हिसाब से हमें 252 का रिलेशन बताना है।
बताइए इस सवाल का राइट आंसर क्या हो रहे हैं। यदि आप ध्यान से देख रहे होंगे मेरे दोस्त, तो सबसे पहले हम 84 81 रिलेशन चेक करते हैं। तो साथी यदि हम इस 84 में 4 का भाग कराते तो देखिए कितना आएगा, 4 दूना 8, 4 कम, यानी साथी 81,000 यानी 21,000 है। या ऐसे भी कर सकते हैं, 81 चौ 84 होता है। और मेरे दोस्त देखिए यहाँ पे 180 का रिलेशन 45 है। तो यदि हम 180 में 4 का भाग कराते तो कितना आएगा, देखिए 4 चौका 16, 2 18 में 16, 2 0, यानी 4 पंजे 20, यानी मेरे दोस्त 180 में 4 का भाग करा दिया, 84 में 4 का भाग करा दिया। तो हमसे पूछा 252, तो 252 में 4 का भाग करा दीजिए, आंसर आएगा 4 छंग 24, 25 में 24 1 2 12, 4 13 यानी 63 आएगा। क्या 63 का रिलेशन 252 हो जाएगा। तो बी ऑप्शन, या 63 चौका भी करेंगे तो 252 ही आएगा, यानी इस सवाल का बी ऑप्शन 63 क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अब बताइए दोस्त किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 64 को हल करिए। देखिए दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 251, 267, 285, 302, 319। देखिए 251, 268, 285, 302, 319। देखिए 51 से 68 यानी प्लस 17 किया, 68 से 85 प्लस 17 किया, 85 से 302 यानी 285 302, इसमें प्लस 17 किया, 302 से 319 यानी प्लस 17 किया, इसमें भाई प्लस 17 हुआ, यानी 319 में हम प्लस 17 को जोड़कर अपना आंसर ला सकते हैं। 319 में 17 को जोड़ेंगे 336 आता है। आप सभी को मालूम होगा 336 सी ऑप्शन, यानी 64 का सी ऑप्शन क्या हो जाएंगे मेरे दोस्त, बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला सवाल कॉल करिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 65। इस सवाल को हल करिए भाई, देखते हैं इस सवाल का राइट आंसर कौन बिल्कुल सटीक देता है। यस परसेंटेज टी बराबर, यस जो है ना वो टी के पिता, यानी टी के पिता यस है। यक्स माइनस डब्ल्यू बराबर डब्ल्यू की माँ यक्स है। यू स्टार भी बराबर, यू जो है ना वो भी की बहन, यानी भी की बहन यू है। तो जेड प्लस वाई, यानी जेड जो है ना वाई का पति, यानी वाई का पति कौन है, जेड है। तो साथ ही आपको क्या ध्यान देना होता है, जैसे यहाँ पे समीकरण दिया है तो आपको बस ना प्लस जो इसमें साइन दिया है, प्लस माइनस स्टार और परसेंटेज, बस इसका खेल आपको समझना है। और आप सभी से यहाँ पे एक समीकरण दिया है और पूछ दिया है कि ए और जी के बीच संबंध क्या है। बताइए ए और जी के बीच में क्या रिलेशन है, बताइए। ए देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में है और जी यहाँ पे है, तो इसका रिलेशन क्या बनेगा। तो ध्यान से देखिए, बस आप जो भी साइन है, जो भी आपका चिन्ह है उसको ध्यान से देखिए। जैसे ए है, इसी को हमको हल करना होता है, इसी को हल करना होता है। जैसे ए है प्लस है, तो देखिए प्लस का मतलब क्या है मेरे दोस्त, कि वाई का पति जेड, यानी जे का पति कौन है, ए है, जे का पति ए है ना। जिधर करेंगे उसको स्टार बना, मतलब कि एरो बना देंगे। उसके बाद देखिए जे के बाद देखिए माइनस है, तो इस समीकरण को हम हल करें भाई, माइनस के बाद देखिए बी है, यानी माइनस क्या दर्शा रहा है, माइनस दर्शा रहा है कि माँ, यानी बी की माँ कौन है, जे है, बी की माँ जे है। फिर उसके बाद स्टार है, स्टार क्या दर्शा रहा है, भी की बहन यू है, यानी साथ ही बी के बाद देखिए भी है, यानी भी की जो बहन है वो बी है, भी की बहन कौन है, बी है, यानी यहाँ पे हम लोग बहन लिख देते हैं। उसके बाद देखिए परसेंटेज है, परसेंटेज का अर्थ क्या है भाई, टी के पिता, यानी मेरे दोस्त जी के पिता कौन है, जी के पिता भी हैं। ये हमारा समीकरण बन चुका। तो जी को हम मान लेते अपने आप को, मैं, मेरे पिताजी की बहन यानी मेरी बुआ की माँ, यानी मेरी बुआ की माँ क्या लेंगे, मेरे पिताजी के माँ लगेंगी, है ना मेरे दोस्त, क्योंकि हम हैं, ये हमारे पिताजी है, हमारे पिताजी की बहन, यानी मेरे दोस्त हमारे पिताजी की बहन हमारे क्या लगते हैं भाई, बुआ ही लगती हैं। जो बुआ की माँ होंगे हमारे पिताजी के भी क्या होंगे भाई, वो माँ ही तो होंगे भाई, यानी दोनों आपस में भाई बहन है। तो फिर उसका देखिए जे जो है ना वो ए का पिता है, यानी पति है, यानी मेरे दोस्त हम मैं, मेरे पिताजी की बहन की माँ, माँ के पति क्या लगेंगे, हमारे दादा लग जाएंगे। डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। बताइए मेरे दोस्त ध्यान से देखिए, ये हम है, मैं, मेरे पिताजी की बहन की माँ यानी हमारे पिताजी की माँ, माँ के पति कौन लग जाएंगे भाई, माँ के पति कौन लगेंगे, यानी हमारे दादा लगेंगे ना भाई, माँ के पति कौन लगेंगे, दादा लग जाएंगे। डी ऑप्शन
बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए और जी के बीच क्या संबंधित है, दादा का संबंध रिलेशन है, तो डी ऑप्शन बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तरीका बस समझ लीजिए मेरे दोस्त, इसको अपने आप को मान लीजिए, लास्ट वाला अपने आप को मानना ही माना है। जैसे हम हैं, हमारे पिताजी हैं, हमारे पिताजी की बहन, ठीक, हमारे पिताजी की बहन, हमारी बहन की माँ, यानी मेरे दोस्त देखिए हमारे पिताजी और बहन क्या दोनों आपस में भाई बहन है, जो या बहन की माँ और या पिता की माँ, दोनों की माँ सेम होंगे। उसके बाद ये कौन है, बी की माँ, बी की माँ के पति, तो कौन हो जाएगा भाई, पति का मतलब जो मेरी माँ के जो हमारी बहन के, हमारे पिताजी के बहन की माँ है, उनके पति क्या लेंगे, हमारे क्या लगेंगे, यानी हमारे माँ के, हमारे पिताजी की जो हमारे पिताजी की माँ हैं उनके पति क्या लेंगे, हमारे दादा ही तो लगते हैं भाई, है ना मेरे दोस्त। चलिए अगला सवाल कॉल करिएगा, क्वेश्चन नंबर 66। दी गई श्रृंखला को पूरा करने के लिए प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अक्षर समूह आएगा। जैसे साथी यहाँ पे अक्षरों का श्रृंखला दिया है, तो हमने आपको बताया कि हर एक अक्षर का पहला अक्षर उठाइए, यानी GLYC का पहला अक्षर जी उठा लीजिए, फिर उसका FN VG का पहला अक्षर यफ उठा लीजिए, फिर बीच में देखिए क्वेश्चन मार्क है, फिर देखिए DRPO का पहला जो अक्षर डी है, फिर में दोस्त CTMS का पहला अक्षर सी है, तो उसका तुरंत कोड कर दीजिए। जैसे जी होता है 7, एफ होता है 6 और डी होता है 4, सी होता है 3। देखिए 7 6 4 3, बीच में कौन सा कम हो रहा है, 5 कम हो रहा है, यानी कौन सा 5 पे आता है, ई आता है, यानी जो हमारा आंसर मिलेगा ई से मिलेगा। देखिए सभी ऑप्शन ई से स्टार्ट किया है ना मेरे दोस्त, यानी ये हमें क्लियर हो चुका, हमारा आंसर ई से मिलेगा, बिल्कुल ठीक है। फिर अब देखिए दूसरा अक्षर को उठाते हैं, यल, इसमें यन है, यहाँ पे बीच में क्वेश्चन मार्क है, फिर यहाँ पे देखिए आर है, फिर क्या है, टी है। अब इनका कोड करेंगे, यल 12, यन 14, आर 18, टी 20, इसमें +2 हो रहा है। देखिए 12 2 14, 14 2 16, 16 2 18, 18 2 20, यानी इस 16 पे कौन सा अक्षर आता है, 16 पे आता है पी आता है, यानी हमारा आंसर ईपी आएगा। ईपी या तो ऑप्शन सी आएगा या तो ऑप्शन डी आएगा, क्योंकि दोनों ही ऑप्शन मेरे दोस्त पीपी है। तीसरका से मालूम हो सकता है, क्योंकि देखिए इसमें तीसरा आर अक्षर है, इसमें यस है, तो तीसरा को चेक करते हैं। देखिए इसमें वाई है, वाई, इसमें देखिए भी है तो भी ले लेते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है तो क्वेश्चन मार्क को टैग करते हैं। पी देखिए इसमें तीसरा अक्षर है, इसमें देखिए यम है, तो देखिए वाई होता है 25, भी होता है 22, क्वेश्चन मार्क, पी होता है 16, यम होता है, इसमें -3 हो रहा है। देखिए 25 22 -3, 22 में से 3 को कम कर देंगे तो आपका कितना हो जाएगा, 22 में से 3 करेंगे 19, 19 में से 3 को कम करेंगे 16, 16 में से 3 करेंगे ना 13, यानी 19 पे कौन, यस, यस वाले में देखिए EPS, डी ऑप्शन, यानी इस वाले का मेरे दोस्त डी ऑप्शन EP यस के बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट, बिल्कुल नहीं, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 67 को हल करिए। देखिए सवाल क्या दिया है, यदि प्लस और माइनस को आपस में बदल दिया जाए तथा गुणा और भाग को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा। यहाँ पे समीकरण दिया है, सवाल बोल दिया है कि प्लस माइनस को आपस में बदलिए, गुणा भाग को आपस में बदलिए इसी समीकरण में, उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई हल करते हैं। 32 गुणा है तो गुणा की जगह भाग रख देते हैं, 8, 8 के बाद देखिए दोस्त भाग है तो गुणा में बदलिए, 4, 4 के बाद माइनस है, माइनस को प्लस में बदलना है तो माइनस को प्लस में बदलते हैं, 6, 6 के बाद देखिए प्लस तो माइनस में 15, तो देखिए 8 चौका 32, 8 का भाग देखेंगे 4 और 4 का मल्टीप्लाई 4 में कर देंगे 16, 16 + 6 - 15 कितना आएगा, 16 6 22, 22 में से 15 कटाएंगे 7, यानी इस साल का डी ऑप्शन आ जाएगा। 67 का डी ऑप्शन मेरे दोस्त बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ओके, किसी प्रकार का दिक्कत डाउट, बिल्कुल नहीं भाई। दोस्त मेरे स्पीड तो सही है ना भाई, सबको समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिएगा। अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या आना चाहिए। हल करें में दोस्त इस साल का राइट आंसर, तो देखिए EMU GQA IUG KYM, तो सबका पहला अक्षर उठाइए। EMU का पहला अक्षर E उठाइए, GQA का पहला अक्षर G उठाइए, IUG का पहला अक्षर I उठाइए, KYM का पहला अक्षर K उठाइए। E होता 5, G होता 7, I होता 9, K होता 11। देखिए 5 7 9 11 यानी +2 रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, 11 2 13, 13 पे यम, यानी हमारा आंसर यम आएगा, या तो MWD आएगा या तो MCS आएगा। तो दूसरा अक्षर को चेक कर लेते हैं, W आएगा या तो C आएगा, आंसर मिल जाएगा। देखिए
यम है बीच में क्यू है, फिर उसके बाद यू है बीच में, फिर उसके बाद वाई है। देखिए यम होता 13, क्यू होता 17, यू होता 21, वाई होता 25, इसमें तो +4 हुआ। देखिए 13 4 17, 17 4 21, 21 4 25, 25 4 29, 29 पे कौन होता है? सी होता है, क्योंकि 27 पे ए, 28 पे बी, 29 पे सी, यानी MCS यानी 68 का इस क्वेश्चन मार्क ये MCS बिल्कुल राइट आंसर आ जाएंगे। ओके मेरे दोस्त, किसी प्रकार का डाउट या परेशानी? बिल्कुल नहीं। आगे बढ़ा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 69 को हल करिए मेरे दोस्त। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं ठीक उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्या संबंधित है। 4 16 32, 6 36 72। पहले पैटर्न को आपको समझना है। 4 16 32 यानी 4 16 32 कैसे आएगा? 4 × 4, 4 × 4 16, 16 में 2 का मल्टीप्लाई कीजिए 32 हो जाएगा। उसी प्रकार देखिए 6 36 72 यानी 6 × 6 36, उसका 2 का मल्टीप्लाई करिए, यानी हमको सेम पैटर्न कैसे? उसका स्क्वायर जो हुआ उसका दुगना। 99 81, 81 दूना आपका नहीं, ये रॉन्ग है। 81 दूना होता है 162, 99 81 ठीक है, 81 दूना 164 नहीं 162, 99 81 81 दूना डी ऑप्शन। देखिए ये आपका बिल्कुल ठीक है। 9 81 162 यानी देखिए 9 81, 81 दूना कितना हो? इसका दुगना कितना हो? 2 1 कम 2 2 8 16 यानी 162, यानी सॉल्व का डी ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे दोस्त? बिल्कुल परफेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बताइए दोस्त, किसी प्रकार का डाउट? बिल्कुल नहीं। चलिए दोस्त, लास्ट क्वेश्चन आज की इस क्लास का, तो लास्ट वाला क्वेश्चन आप हल करेंगे। यदि ए का अर्थ भाग है, बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है, डी का अर्थ माइनस है, तो निम्नलिखित समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे क्या है? यहाँ पे समीकरण दिया है और सभी अक्षर का अर्थ भी प्रश्न में दिया है कि ए का अर्थ भाग है, हम लिख दे रहे हैं भाई, ए का अर्थ भाग है और बी का अर्थ गुणा है, सी का अर्थ प्लस है और डी का अर्थ माइनस है। आपको इसी समीकरण में बदलना है, इसी में। ठीक है मेरे दोस्त, बताइए कितना आंसर आएगा, कमेंट करके बताइए आप लोग। तो साथ ही पेपर से पहले आपका पहला पेपर आप सभी के बीच में आ चुका है। तो मेरे दोस्त उम्मीद करूंगा आपको हर एक क्वेश्चन बहुत ही शानदार तरीके से समझ में आएंगे। आप पूरे 70 के 70 क्वेश्चन तैयार कर लेंगे, किसी प्रकार का डाउट नहीं आया होगा। यदि किसी प्रकार का डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। एक भी डाउट लेकर नहीं चलना है, सारे क्वेश्चन आपको बहुत ही शानदार तरीके से कराएंगे। ओके मेरे दोस्त,